रेजिड्यू क्या होती है। आज हम क्या देखेंगे, रेजिड्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेजिड्यू को, है ना। चलो, तो क्या कहता है देखो रेजिड्यू के बारे में, है ना। कहता है लेट एफ जेड बी ए, लेट एफ जेड बी ए बी एन एनालिटिक फंक्शन, बी एन एनालिटिक फंक्शन इन ए, फंक्शन इन ए सर्कल सी एक्सेप्ट द पॉइंट, एक्सेप्ट द पॉइंट z इज इक्वल टू ए। ठीक है, एक्सेप्ट द पॉइंट z इज इक्वल टू ए in C, then residue, then the residue at z is equal to a is, कह रहा है कि अगर एक फंक्शन एनालिटिक है एक सर्कुलर रीजन के ऊपर, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के, कहां पर एनालिटिक नहीं है, ए के ऊपर एनालिटिक नहीं है, तो एक बात ये समझ में आनी चाहिए कि हम रेजिड्यू कहाँ निकालते हैं एक फंक्शन की, हम एक फंक्शन की रेजिड्यू निकालते हैं जहां पर वो एनालिटिक नहीं होता है ना। जहां पर वो एनालिटिक नहीं होता है वहां पे हम क्या निकालते हैं, हमारे फंक्शन की रेजिड्यू निकालते हैं। तो क्या कहता है कि ए के ऊपर रेजिड्यू कैसे लिखी जाएगी, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू ए, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। कितना होगा, 1/2 पाई आयोटा एफ जेड डी जेड, ये हमारे फंक्शन की क्या होगी, रेजिड्यू होगी एट जेड इज इक्वल टू ए, है ना। अब ये इंटीग्रल तो तुम्हें निकालना आता है ना, ये इंटीग्रल हमें निकालना आता ही है। ये वाला इंटीग्रल हम कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ये वाला हम कहां से निकाल लेंगे, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अब बाई चांस अगर तुम ऐसे पॉइंट की रेजिड्यू निकालने चल पड़े तो हर जगह एनालिटिक है, मान लो z इज इक्वल टू 1 पे तुम फंक्शन की रेजिड्यू निकालने चले और वहां पे भी फंक्शन एनालिटिक है और एवरीवेयर एनालिटिक है, या z इज इक्वल टू 1 पे रेजिड्यू निकाल रहे हो और 1 के ऊपर एफ जेड एनालिटिक है, तो फिर बताओ रेजिड्यू कितनी आएगी, रेजिड्यू फिर कितनी आएगी बताओ। अगर तुम्हारा फंक्शन 1 के ऊपर क्या है, एनालिटिक है, तो 1 के ऊपर फिर फंक्शन की रेजिड्यू आनी क्या चाहिए बताओ, व्हाट डू यू थिंक, क्या आनी चाहिए। बोलो भाई, अगर हमारा फंक्शन सी के ऊपर एनालिटिक होगा तो उसका इंटीग्रल तो जीरो होगा ना, क्योंकि कोशी थ्योरम क्या कह रही थी, अगर फंक्शन हमारा एनालिटिक है क्लोज्ड कर के ऊपर तो उसका इंटीग्रल कितना आता है, उसका इंटीग्रल जीरो आता है। तो अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक हुआ सी के ऊपर तो उसमें तुम किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर रेजिड्यू निकालने की कोशिश करोगे तो रेजिड्यू जीरो आएगी, है ना। तो हम ये कह देंगे कि रेजिड्यू व्हेन रेजिड्यू इज जीरो व्हेन कैलकुलेटेड ओवर ए रीजन वेयर द कर्व इज एनालिटिक, जहां पे हमारा कर्व एनालिटिक होगा वहां पे रेजिड्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अरे बाप रे, बहुत सारे आके चले गए, मैंने रिफ्रेश किया। हाँ प्रतिभा, रेनू गुड इवनिंग, राजन गुड इवनिंग। हाँ रेजिड्यू के 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल मनीष जीरो आंसर आया हुआ है। अभी आ रहे हैं कमेंट, मैंने रिफ्रेश किया ना, मैं सोच रहा था बहुत देर से नहीं आ रहे। हाँ मैं रेजिड्यू के क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो। प्रीवियस ईयर तो मैंने करा दिए, वो तुम बीओडी में देख लेना, मैं आज तुम्हें प्रैक्टिस कराऊंगा काफ़ी सारी। ठीक है, तो ये होगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो क्या होती है, लॉरेंट सीरीज में से इसको हम पहुंचाते हैं, हमारी बात को कहां तक पहुंचाते हैं, लॉरेंट सीरीज तक पहुंचाते हैं। तो लॉरेंट सीरीज के अंदर जो प्रिंसिपल पार्ट होता है ना, वहां पे हमें एक रेजिड्यू मिलती है, क्या कहता है, ऑल्सो द कोफिशिएंट ऑफ, ऑल्सो द कोफिशिएंट ऑफ z माइनस ए रेज टू द पावर माइनस वन, जीतू गुड इवनिंग, ऑल्सो द कोफिशिएंट ऑफ z माइनस ए रेज टू द पावर माइनस वन gives residue at z is equal to a। ठीक है, देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है कि प्रिंसिपल पार्ट के अंदर जो z माइनस ए रेज टू द पावर माइनस यानी कि 1/z माइनस ए का जो कोफिशिएंट होता है ना, वो भी रेजिड्यू को रिप्रेजेंट करता है। तुम्हें याद हो तो कल मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे सिर्फ फर्स्ट वाले कोफिशिएंट से मतलब है ना, a माइनस वन से मतलब है, यानी कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू a, वो कितनी होगी, a माइनस वन, ये रेजिड्यू होगी इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन के अंदर हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करें या एक फॉर्मूला और कर लेते हैं, फिर करते हैं, फिर सारा ही हो जाएगा।
अब क्या होगा कि कई बार जो हमारा जिसके ऊपर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा ना, वो पोल होगा। किसका पोल होगा? एक से ज्यादा ऑर्डर का, कई बार 2 ऑर्डर का होगा, कई बार 3 ऑर्डर का पोल होगा। तो हम उस सिनेरियो के अंदर हमारी जो रेजिड्यू है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वो कहता है कि इफ z इज इक्वल टू a इज ए पोल ऑफ ऑर्डर m, अगर z इज इक्वल टू a हमारा पोल है m ऑर्डर का, देन तो उसके ऊपर रेजिड्यू कैसे निकलेगी? तुम्हें क्या करना है? एक लिमिट कैलकुलेट करनी है, लिमिट z अप्रोचेस टू a 1 ओवर m माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर mth ऑर्डर का पोल है तो उससे एक छोटा फैक्टोरियल लगाओगे और उसका m माइनस 1th ऑर्डर का डेरिवेटिव कर दोगे। इसका z माइनस a रेज टू द पावर m इंटू एफ जेड का। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं है, आसानी है, ठीक है, हो जाएगा। जैसे कि देखो हम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पे, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एफ जेड तुम्हें दिया हुआ है क्या? जेड प्लस 1 ओवर जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस, ये है। इसके दो पोल दिख रहे हैं, दो सिंगुलैरिटी दिख रही है जहां पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। भावना मेल कर दो, ईमेल कर दो मुझे। दो पॉइंट ऐसे दिख रहे हैं जहां पे हमारा फंक्शन क्या नहीं है? एनालिटिक नहीं है। एक तो है एट z इज इक्वल टू 1 और एक है z इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो 1 के ऊपर हमारे फंक्शन की रेजिड्यू कैसे निकलेगी? 1 के ऊपर हमारे फंक्शन की रेजिड्यू हम कैसे निकालेंगे, ये देखना है हमें, ठीक है। तो अब रेजिड्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है? कोई फॉर्मूला यूज करना है जो पीछे बताया, ये फॉर्मूला यूज करना है हमें रेजिड्यू निकालने के लिए, ठीक है। ये तो डेफिनेशन है, ये तो हमारी रेजिड्यू निकालने की डेफिनेशन हो गई। अब देखो अगर हम यहाँ से क्या निकाल, वैसे डेफिनेशन नहीं है, तुम चाहो तो इसका भी यूज कर सकते हो। देखो बातें समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें दोनों पहले तो इससे निकालते हैं, चलो इस चीज से करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है? जेड माइनस रेजिड्यू निकालनी जेड माइनस ए पे, तो हमें ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फिर हम देखेंगे कि ये इंटीग्रल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यही चीज बन जाती है। क्या चीज बन जाती है? यही चीज बन जाती है, ले देके, समझ रहे हो बात को? तो चलो पहले रेजिड्यू 1 पे नहीं, रेजिड्यू 2 पे ही निकालते हैं। तो रेजिड्यू 2 के ऊपर क्या आएगी? देखो रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 2, तो रेजिड्यू क्या आएगी अगर हम उसके हिसाब से देखें तो 1 ओवर 2 पाई आई, 2 पाई आयोटा ही था ना, 2 पाई आयोटा। हमें फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा z प्लस 1 ओवर z माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू में z माइनस 1 का, ये है ना। तो अगर अब मैं देखूं, ये इंटीग्रल तुमने कैलकुलेट किया था, याद है? अगर मैं इसकी सिंगुलैरिटी देखूं z माइनस 2 वाली, अगर मैं इसकी सिंगुलैरिटी देखूं z माइनस 2 वाली, है ना, वो नहीं देख रहे हैं अभी, 2 के लिए देख रहे हैं। तो ये एक पोल बन रहा है 2 ऑर्डर का। तो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला तुम्हें याद है क्या कहता था? कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता था कि एफ जेड ओवर जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन प्लस 1 डी जेड। अगर तुम कर रहे हो तो वो कितना आएगा? इसका nth ऑर्डर का डेरिवेटिव कर दोगे, ए रख दोगे, और उसके अंदर क्या रख दोगे? ए रख दोगे, और अपॉन में सॉरी 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई एफ एन ए ओवर एन फैक्टोरियल। ये बताया था ना, याद याद आ रहा है? कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला यही था ना इसके लिए। तो अगर अब मुझे कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगा रहा है जेड माइनस 2 के स्क्वायर के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? 1 ओवर 2 पाई आयोटा, ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है डेफिनेशन के अंदर। अब ये इंटीग्रल के लिए एक 2 पाई आयोटा और आएगा, और हमें फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा एफ डैश जेड या एफ डैश 2, फंक्शन के अंदर 2 रखना पड़ेगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल। बोलो हाँ है ना? ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, ये समझ आया? तो 2 पाई आयोटा से 2 पाई आयोटा तो तुम्हारा कट जाएगा, और ये कुल मिला के ये कैलकुलेट करना है मुझे, एफ फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है 2 और नीचे 1 फैक्टोरियल। अब जरा ये देखो ये क्या है, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला सीधा यहां आ जाता है। ये वाला स्टेप स्किप करके, ये वाला स्टेप स्किप करके हम सीधे यहां आ गए। अब सोचो अगर तुम ये फॉर्मूला लगाते, लिमिट z अप्रोचेस टू a, है ना, 1 ओवर m माइनस 1 फैक्टोरियल, m माइनस 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव किसका? z माइनस a की पावर m f z का। इतनी लंबी चौड़ी कहानी है, देखो अगर तुम करोगे तो कुल मिला के बात वही आएगी। देखो लिमिट z अप्रोचेस टू 2 लिखोगे, है ना, इनटू में 1 ओवर m माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, m की वैल्यू 2 है। फिर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव करेंगे d ओवर dz, है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव करेंगे किसका? z माइनस 2 का स्क्वायर, और इनटू में जो फंक्शन पूरा का पूरा था उसको क्या करोगे? यहां लिख दोगे, तो z प्लस 1 अपॉन में z माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू में z माइनस 1। यही तो करोगे, यहाँ पे z माइनस 2 के स्क्वायर से z माइनस 2 का स्क्वायर कट जाएगा, तुम इस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव करोगे, है ना, और फिर उसको 1 फैक्टोरियल से डिवाइड कराओगे, और फिर z की जगह 2 लिख दोगे। तो यही तो हम यहाँ कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे भी एक बार डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, और डिवाइड में कराया हमने 1 फैक्टोरियल से, तो यहाँ भी कराया 1 फैक्टोरियल से डिवाइड, और z की वैल्यू 2 रख देंगे फिर इस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे भी फिर z की वैल्यू 2 ही तो रखी हुई है,
समझ रहे हो बात को? तो कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला ही लगाया है। तो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूले का जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बना दिया एक तरीके से रेजिड्यू का, कि भाई 2 पाई आटा से 2 पाई आटा सीधा काट दिया, ये हटवा भी दिया मल्टीप्लाई करा के। तो अगर तुम्हें कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना है तो बेशक लगाओ, दोनों चीजें सेम है, अलग नहीं है। पहली बात तो कई बार हमें यहाँ पे ये कंफ्यूजन रहती है कि सर ये वाला तो इंटीग्रल कोशी इंटीग्रल से सोल्व हो रहा है, पर फिर रेजिड्यू का फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, समझ रहे हो? तो सेम ही है, हमने उसको सोल्व करके ये फॉर्मूला बना दिया, बस इतनी सी बात है। क्लियर हुआ जो मैंने इतनी देर में समझाया तुम्हें? अभी तक जो मैंने तुम्हें समझाया वो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो? ये बात क्लियर हो गई सभी को? तो अब यहाँ पे हमारा एफ जेड कौन है फंक्शन का? एफ जेड कौन है? जेड प्लस वन ओवर जेड माइनस वन, ये है। तो अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश जेड करेंगे, तो कितना आएगा? नीचे तो हो जाएगा जेड माइनस वन का स्क्वायर, जेड माइनस वन एज इट इज, जेड प्लस वन का डेरिवेटिव हो जाएगा वन, माइनस में जेड प्लस वन एज इट इज, और जेड माइनस वन का भी हो जाएगा वन। ठीक है, तो ऊपर कितना बन गया देखो, ऊपर तो हो गया तुम्हारा जेड से जेड कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस का टू, और नीचे हो जाएगा जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या रख देंगे? एफ जेड की जगह क्या रख देंगे? टू रख देंगे। तो जब इसके अंदर जेड की जगह तुम टू रखोगे तो कितना हो जाएगा? उसके अंदर टू रखेंगे तो माइनस का टू ओवर टू माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये माइनस टू हो जाएगा कुल मिला के। तो इसकी रेजिड्यू कितनी आ गई? माइनस टू आ गई। टू की जो रेजिड्यू है, टू के ऊपर जो फंक्शन की रेजिड्यू है वो कितनी आ गई? माइनस टू आ गई। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताओ? अगर ये बात क्लियर हुई तो वन के ऊपर रेजिड्यू निकाल के बताओ कितनी आ रही है। अगर ये बात क्लियर हो गई तो वन के ऊपर रेजिड्यू निकाल के बताओ कितनी आई। सिंपल पोल है, कुछ नहीं करना है। वन के ऊपर रेजिड्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी। वन के ऊपर हमारा सिंपल पोल बन रहा है, एट जेड इज इक्वल टू वन। वन के ऊपर रेजिड्यू बताओ। हम्म, नहीं नितेश, जीरो तो तब आएगी जब हमारा फंक्शन एनालिटिक होगा। वन के ऊपर एनालिटिक कहाँ है? जीरो तो तब आएगी ना, जीरो नहीं आएगी। वन के ऊपर तुमने कोशिएंट, एक ऑर्डर का पोल था तो हमने कोशिएंट इंटीग्रल फॉर्मूला कैसे लगाया था? अगर एक डिग्री का मतलब फर्स्ट ऑर्डर का ऑर्डर था, पोल था, यानी कि सिंपल पोल था, तो हमने कैसे निकाला था इंटीग्रल? सिमरन का ठीक है, कैसे निकाला था याद है? अगर हम याद देखेंगे तो वन ओवर टू पाई आयोटा इंटीग्रल ऑफ जेड प्लस वन ओवर जेड माइनस टू का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या ले लेंगे? जेड माइनस वन ले लेंगे डी जेड। अब ये तो तुम्हारा वन ऑर्डर का पोल है, फिर तू कह रही है इन्फिनिटी, ये तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का पोल है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का पोल है, इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसको खत्म करते हैं, और जो बचा हुआ हमारा एफ जेड है उसके अंदर हम वन रख देते हैं, है ना? इसके अंदर डेरिवेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि एक कम ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है। तो अगर वन फर्स्ट ऑर्डर का पोल है तो डेरिवेटिव जीरो एथ ऑर्डर का होगा, यानी डेरिवेटिव होगा ही नहीं, तो इसके अंदर डेरिवेटिव नहीं होता, डायरेक्ट फंक्शन के अंदर ही हम वन रख देंगे। डायरेक्ट हम क्या करेंगे? फंक्शन के अंदर ही वन रख देंगे। टीजीटी के लिए प्रांजल, तो टू पाई आटा से टू पाई आटा कट जाएगा, एफ ऑफ वन आ जाएगा, तो वन प्लस वन ओवर वन माइनस टू का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? टू ओवर वन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टू हो जाएगी रेजिड्यू, है ना? अगर तुम इस फॉर्मूले से भी देखो, एम की वैल्यू अगर वन लोगे तो ये तो जीरो फैक्टोरियल बनेगा, ये कितना बनेगा? जीरो फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव, क्योंकि एम की वैल्यू वन रखोगे तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे वन रखोगे तो वो फैक्टर भी खत्म हो जाएगा, तो सीधा जेड जो ए है वो फंक्शन में रखा जाएगा, सीधा जो जेड है वो हमारा कहाँ रखा जाएगा? फंक्शन में रखा जाएगा। समझ आई बात या नहीं आई? एक चीज कर लो जो भी करनी है, या तो इस फॉर्मूले को याद कर लो, रट लो, या फिर कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, जो भी तुम्हें ठीक लगे, या तो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाओ, या फिर रेजिड्यू निकालने का ये फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, और करेंगे अभी सवाल हम, पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं। कोई समस्या है तो बोलो यहाँ तक किसी को। अगर हमारी क्या हो गई? अगर हमारी सिंगुलैरिटी असेंशियल हो गई फिर क्या करेंगे? इफ द सिंगुलैरिटी इज असेंशियल, इफ द सिंगुलैरिटी इज असेंशियल, अगर हमारी सिंगुलैरिटी असेंशियल है तो फिर क्या करोगे? फिर इंटीग्रल करना तो मुश्किल हो जाएगा, डेरिवेटिव करना तो। जैसे कि मान लो मैं तुमसे कहूं एफ जेड इज इक्वल टू साइन वन ओवर जेड एट जेड इज इक्वल टू जीरो, इसकी तुम्हें क्या निकालनी है? इसकी तुम्हें निकाल के बतानी है रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू जीरो, पर अब इसका इंटीग्रल करना तो पॉसिबल नहीं है, वो भी नहीं डिफाइन होगा, वो भी दिक्कत करेगा। तो फिर क्या करोगे? इफ द सिंगुलैरिटी इज असेंशियल देन द रेजिड्यू इज कैलकुलेटेड, देन द रेजिड्यू इज कैलकुलेटेड बाय लॉरेंट सीरीज।
तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी के केस में हम लॉरेंट सीरीज से ही निकालेंगे सिंगुलैरिटी, वो रेजिड्यू। यहाँ पे हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, फॉर्मूले के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि सोचो इनफाइनाइट ऑर्डर का पोल है, पोल अगर इनफाइनाइट ऑर्डर का है तो इनफाइनाइट टाइम्स डेरिवेटिव थोड़ी ना करोगे, है ना। अगर पोल 2 ऑर्डर का होता है तो एक बार डेरिवेटिव करते हो, 3 का होता है तो 2 बार करते हो डेरिवेटिव। अगर इनफाइनाइट ऑर्डर का पोल है तो इनफाइनाइट -1 वो भी इनफाइनाइट ही होगा, तो इनफाइनाइट टाइम्स डेरिवेटिव थोड़ी ना करेंगे हम, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे, 1/sin 1/z का कितना बनेगा, 1/z। या मान लो मैं इसके अंदर थोड़ा सा कुछ और मिर्च मसाला जोड़ दूं, मान लो ये जोड़ दिया मिर्च मसाला, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रेजिड्यू पूछूं तो z² इंटू में sin 1/z, हम लॉरेंट सीरीज का यूज करेंगे, तो sin 1/z कितना होगा, 1/z अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस 1/z का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस 1/z की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और ये ऐसे चलता जाएगा। अगर मैं z² को अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, z माइनस का 1/3 फैक्टोरियल z की पावर 1, ये कितना हो जाएगा 1/5 फैक्टोरियल z क्यूब, और ऐसे चलता जाएगा। अब देखो a-1 कितना आ रहा है, a-1 यानी कि 1/z का कोफिशिएंट कितना है, 1/z का कोफिशिएंट कितना है, 1/z का कोफिशिएंट तुम्हारा कितना है, -1/3 फैक्टोरियल, यानी कि -1/6। तो ये हमारे फंक्शन की रेजिड्यू हो जाएगी। सर किसी भी फंक्शन का रेजिड्यू किस सेंस में काम करता है, सेंस यही है ना आदर्श, ये इंटीग्रल ही है। बेसिकली रेजिड्यू का मतलब ये है कि लॉरेंट सीरीज में जो पहले वाला a-1 कोफिशिएंट है ना, उसी को हमने रेजिड्यू का नाम दिया है, समझ रहे हो। बेसिकली ये इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल के अंदर जो a-1 आता है ना, a-1 उसको हमने रेजिड्यू का नाम दिया हुआ है, बस। ये बात समझ आई सभी को, इसकी रेजिड्यू निकालनी समझ आई। तो अगर मैं तुमसे रेजिड्यू पूछूं, इसकी रेजिड्यू बताओ, फाइंड द रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 4, बताओ इस फंक्शन की रेजिड्यू बताओ 0 के ऊपर कितनी होगी, बोलो। चेक करो भावना, मुझे गलत लग रहा है। मोनी का भी गलत लग रहा है, आदर्श का और सिमरन का सही है, आदर्श का और सिमरन का ठीक है। यानी कि कल तुमने लॉरेंट सीरीज खोल के भी नहीं देखी घर जाके, मैंने इसकी तो सीरीज तुम्हें बताई थी, तुम्हें इसकी सीरीज ही याद नहीं है। e⁻1/z का एक्सपेंशन करो दीपिका का, ठीक है। 1 प्लस 1/z अपॉन 1 फैक्टोरियल 1/z ओवर 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलेगा। सॉरी 1/z का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, 1/z का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, 1/z की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, 1/z की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल, का भी ठीक है, इनका भी ठीक है। 1/z की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल, 1/z की पावर 7 ओवर 7 फैक्टोरियल,
ऐसे चलता जाएगा। 1/z कहाँ बनेगा? 1/z कहाँ बनेगा? तब z की पावर 6 जो है वो 1/z की पावर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये कितना बन जाएगा? 1/z 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कितना होया, कितना हुआ? 1/7 फैक्टोरियल, यानी कि 1/5040, इसकी रेजिड्यू। ठीक है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए सभी को। सर 22, 23, 24 क्लास के नोट्स नहीं आए हैं, अविनाश कह रहा है। यार ना टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो अविनाश, ये मेरे को पवन ने भी एक बार कहा था 22, 23, 24 के। टेलीग्राम से कर लो यार डाउनलोड अविनाश, तो मैं कल भेजता हूँ। ठीक है, कल भेजता हूँ मैं डाउनलोड करके, मैं भेजता हूँ। बाकी अगर टेलीग्राम यूज़ करते हो तो वहाँ से कर लो डाउनलोड। अब चलते हैं हम आगे। अब एक कंसेप्ट आता है रेजिड्यू एट इन्फिनिटी का। हम रेजिड्यू किस पे निकालते हैं? इन्फिनिटी पे भी निकालते हैं रेजिड्यू एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी की रेजिड्यू का काम हम कहाँ पे करते हैं? जीरो पे करते हैं। सारा का सारा काम हम कहाँ देखते हैं? जीरो पे। क्या करके? 1/z को पुट करके, कल हमने देखा था। तो रेजिड्यू एट इन्फिनिटी क्या होती है हमारे फंक्शन की? रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, वैल्यू लिख दो ना तो 7 फैक्टोरियल की मोनी। रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया? हम क्या करेंगे? एक इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। क्या? 1/2 पाई आयोटा एफ जेड डी जेड। पर क्योंकि इन्वर्जन हुआ है, क्योंकि हमारा क्या हुआ है? इन्वर्जन हुआ है, हमने z को 1/z सब्सटीट्यूट कर दिया है, तो इन्वर्जन में हमारी जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो जाती है। जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको रोटेट कराते हैं हमारे कर्व पे, तो वो रोटेशन जो होता है ना वो चेंज हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज हो जाता है। अब क्लॉकवाइज जब हम पाथ ट्रेवल करेंगे तो हमारा इंटीग्रल फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो रेजिड्यू एट इन्फिनिटी हमारी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक है, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी ये हो जाएगी। ये बात समझ में आई? ये हमारी रेजिड्यू एट इन्फिनिटी होगी। अब ये वाला जो इंटीग्रल था, ये वाला इंटीग्रल हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वाला इंटीग्रल हमारा रिप्रेजेंट करता है इसको a-1 के कोफिशिएंट को। ये वाला इंटीग्रल रिप्रेजेंट करता है a-1 को। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रेजिड्यू एट इन्फिनिटी क्या होगी? रेजिड्यू एट इन्फिनिटी होगी नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z माइनस a रेज टू द पावर -1। इसका जो कोफिशिएंट होगा उसका नेगेटिव देखेंगे, वो हमारी क्या हो जाएगी? रेजिड्यू एट इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, देखो जैसे कि मैं इसका कोई क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें। एक सेकंड ढूंढने दो। नहीं मिल रहा है, खुद से ही बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया फाइंड द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। बताओ इसकी रेजिड्यू इन्फिनिटी के ऊपर कितनी होगी? ये बताओ, इसकी रेजिड्यू अगर मैं इन्फिनिटी के ऊपर देखूंगा तो कितनी होगी? बोलो।
ये कुछ गड़बड़ लग रही है यार, एक सेकंड। देखो, थोड़ा सा ना मॉडिफिकेशन करो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो। ठीक है, वो क्या कहता है कि रेजिड्यू एट इन्फिनिटी ये होता है, और इस बुक के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है। हमें जीरो के अबाउट देखना है, तो हम जीरो के अबाउट जब देखेंगे ना, तो ये फॉर्मूला नोट करो। क्या कहता है, रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, किसकी, वन ओवर जेड स्क्वायर एफ ऑफ वन ओवर जेड की। ये ये जो होगा ये हमारी रेजिड्यू देगा इन्फिनिटी के ऊपर। समझते हैं इस बात को, इस क्वेश्चन को करते हैं, बाकी इसको समझते हैं। समझते तो क्या, ये फॉर्मूला ही देखना है बस तुम्हें। ये भी ठीक है, इस बात में कोई गलती नहीं है, पर यहाँ पे हमें इन्वर्जन नहीं करना है, ये डायरेक्ट वाली बात में कह रहा है। ठीक है, इसको एक मिनट बाद में देखेंगे हम, पहले उसको समझो तुम। वो क्या कह रहा है कि ये जो इंटीग्रल है ये तो इन्फिनिटी के लिए है, हमें इन्वर्जन करके देखना है। तो जब हम इन्वर्जन करके देखते हैं ना, तो इन्वर्जन करते हैं तो जो हमारा फॉर्मूला है वो ये बन जाता है, माइनस में रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू जीरो। रेजिड्यू जीरो पे किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है। जीरो के ऊपर इस चीज की जो रेजिड्यू आएगी वो हमारी इन्फिनिटी के ऊपर रेजिड्यू काउंट होगी। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि साइन जेड लिया है तुमने, साइन जेड की इन्फिनिटी के ऊपर तुम रेजिड्यू देख रहे हो, तुम क्या कैलकुलेट करो, वन ओवर जेड स्क्वायर एफ ऑफ वन बाई जेड। ये चीज कैलकुलेट करके देखो, यानी कि वन ओवर जेड स्क्वायर और साइन वन ओवर जेड। पहले तो ये कैलकुलेट करो, ये क्या बनेगा। तो ये हो जाएगा वन ओवर जेड अपॉन वन फैक्टोरियल, माइनस में वन ओवर जेड का क्यूब अपॉन में थ्री फैक्टोरियल, प्लस में वन ओवर जेड की पावर फाइव ओवर फाइव फैक्टोरियल। ऐसे चलता जाएगा। अब जेड स्क्वायर को जब वन ओवर जेड स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये तो हो जाएगा वन ओवर जेड क्यूब इंटू वन फैक्टोरियल। ये हो जाएगा वन ओवर जेड की पावर फाइव इंटू थ्री फैक्टोरियल। ये हो जाएगा वन ओवर जेड की पावर फाइव इंटू फाइव फैक्टोरियल। ऐसे चलता जाएगा। अब इस फंक्शन का क्या देखो, रेजिड्यू देखो जीरो के ऊपर। अब जीरो के ऊपर रेजिड्यू कैसे देखोगे, इसके अंदर देखो ए माइनस वन वाला, इसके अंदर ए माइनस वन कितना बन रहा है, इसके अंदर ए माइनस वन आया ही नहीं। इसके अंदर जो है मेरा ए माइनस वन आया ही नहीं, तो इसके अंदर मेरा ए माइनस वन कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसके अंदर मेरा ए माइनस वन कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इसकी रेजिड्यू मेरे हिसाब से जीरो होनी चाहिए, पर मैं हो गया हूँ इसके अंदर कंफ्यूज। ये फॉर्मूला तो सही है पर इसका मतलब नहीं समझ आ रहा है मुझे, इस बुक वाले ने ये दिया नहीं हुआ, और मैंने नेट पे चेक किया है तो ये दे रहा है, मुझे भी लग रहा है ये फॉर्मूला आएगा, पर मैं इसकी सेंस नहीं समझ पा रहा हूँ यार। मैं इसकी सेंस समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये तो इन्फिनिटी पे जीरो आ गई ऐसे रेजिड्यू, अब जीरो तो तब आएगी जब वहां पे फंक्शन एनालिटिक होगा। अब साइन वन ओवर जेड जीरो पे एनालिटिक है नहीं भाई। अगर जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी की बात कर रहे हो, तो वन ओवर जेड रख के जीरो पे बात कर लो। जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात करो या वन ओवर जेड रख के जीरो पे बात करो। अब अगर मैं वन ओवर जेड रख के जीरो पे बात कर रहा हूँ, वन ओवर जेड रख दूँ इस फंक्शन के अंदर, तो जीरो पे फंक्शन एनालिटिक थोड़ी ना है। जीरो पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, पर उसके हिसाब से तो हमारी जो क्या बोलते हैं, के हिसाब से जो हमारी आर्ग्यूमेंट, ये सॉरी रेजिड्यू है, उस हिसाब से तो जीरो आ रही है, और जीरो तो तब आएगी जब हमारा फंक्शन, ये वाला फंक्शन साइन वन ओवर जेड, ये क्या होगा, ये जीरो पे एनालिटिक होगा, है ना। ये समस्या है। वेलकम मनीष। ऐसे टाइम पे मनीष ने कोर्स परचेज किया है जब हम अटके पड़े हैं। कुछ सजेशंस दो। हम्म कुछ सजेशंस दो, मैं कंफ्यूज हो गया इसके अंदर। हम्म सर, वन ओवर जेड स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ रहा है। हाँ, सिंगुलैरिटी एट इन्फिनिटी तो मुझे समझ आ रही है, पर मैं ये समझ नहीं आ रहा हूँ, आ रही है मुझे बात कि ये कहना क्या चाह रहा है।
थोड़ी सी बात कम जम रही है। तो ये चीज़ छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुमको ये बात बोलूँ कि भाई मान लो ये फंक्शन लिखा हुआ है 1/z² साइन 1/z, ये फंक्शन लिख दिया मान लो मैंने, सारी चीज़ हटाओ, और मैं कह रहा हूँ कि इसकी रेजिड्यू निकाल के बताओ, जीरो पे इसकी सिंगुलैरिटी है ना, एट z इज इक्वल टू जीरो, इसकी रेजिड्यू बताओ क्या आएगी, इस फंक्शन की रेजिड्यू बताओ एट z इज इक्वल टू जीरो क्या आएगी, सारी चीज़ छोड़ो। हाँ ये मनीष सही बात बोल रहा है, मनीष ने ये बात अच्छी बोली, इससे मैं कन्विंस हो रहा हूँ, इस बात से मैं कन्विंस हो रहा हूँ, ये बात मनीष सही कह रहा है, कह रहा है कि हम यहाँ पे इंटीग्रल लिख रहे हैं ना, ये बात अच्छी बोली, इससे थोड़ा जस्टिफाई हो रही है कि रेजिड्यू जीरो आ रही है, रेजिड्यू जीरो आनी चाहिए। मनीष कह रहा है कि सर एफ जेड जो है यहाँ पे इस इंटीग्रल में साइन जेड है, और साइन जेड तो हमेशा एनालिटिक होता है, और साइन जेड क्योंकि एनालिटिक होता है तो उसकी रेजिड्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, उसकी रेजिड्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, अब मेरे को थोड़ी सेंस बन रही है। और अगर अगर मैं इसकी रेजिड्यू भी तुमसे कैलकुलेट कराऊं तो तुम क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन तो कर नहीं पाओगे, तो तुम इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन खोलोगे, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन के अंदर तुम 1/z का ही कोफिशिएंट ढूंढोगे, और 1/z का कोफिशिएंट जीरो आएगा, बिल्कुल। अब थोड़ी सी सेंस बन रही है ना। तो इसका जब हम क्या निकालेंगे, इसकी हम रेजिड्यू निकालेंगे इन्फिनिटी के ऊपर, तो वो जीरो ही आएगी, वो यहां से भी देख सकते हो, यहां से जस्टिफाई हुआ, यहां से बात समझ में आई कि एफ जेड क्या है, तुम्हारा एनालिटिक है, यहाँ पे एफ जेड अगर तुम्हारा एनालिटिक है तो इंटीग्रेशन तो जीरो आएगा, आनी भी जीरो ही चाहिए थी, सही बात है, तो जीरो सही आई है, जीरो सही आई है ना। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही तुम्हें, बोलो, ये बात तुम्हें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, समझे। तो यही है, एक और सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो तुम्हें फॉर्मूला यही लगाना है, तुम्हें फॉर्मूला यही लगाना है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, और उसका नेगेटिव करना है रेजिड्यू का, जो भी रेजिड्यू आएगी जीरो पे उसका नेगेटिव लेना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और अगर तुम डायरेक्ट देखना चाहते हो, अगर तुम डायरेक्ट देखना चाहते हो बिना इन्वर्जन के, ये फॉर्मूला तो कब लगा रहे हो, ये फॉर्मूला तो लगा रहे हो तुम जीरो के ऊपर, जीरो के ऊपर चेक करना चाह रहे हो। अगर तुम डायरेक्टली देखना चाहते हो, डायरेक्टली, तो डायरेक्टली रेजिड्यू इन्फिनिटी पे किसकी देखो, मतलब तुम्हें डायरेक्टली देखनी है, ये तो बात हो गई जीरो के ऊपर, और अगर तुम डायरेक्टली देखना चाहते हो, और हम ये कह सकते हैं कि रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वो एफ जेड के अंदर ही होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ z माइनस ए रेज टू द पावर -1, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z माइनस ए रेज टू द पावर -1 इन एफ जेड, इन लॉरेंट सीरीज ऑफ एफ जेड, इन लॉरेंट सीरीज ऑफ एफ जेड, एफ जेड की ही लॉरेंट सीरीज में ये ढूंढना है तुम्हें, एफ जेड की ही लॉरेंट सीरीज में ये देखना है। अब जरा साइन जेड की अगर तुम डायरेक्टली लॉरेंट सीरीज खोजोगे तो क्या उसके अंदर ये टर्म मिलेगी क्या, तुम खुद सोचो, डायरेक्टली अगर हम लॉरेंट सीरीज देखेंगे तो इसकी क्या आएगी, जेड ओवर 1 फैक्टोरियल माइनस का जेड क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस का जेड रेज टू द पावर 5 और 5 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा ये, बोलो, है ना, ये ऐसे चलता जाएगा। अब इसके अंदर बताओ ना क्या ये कोफिशिएंट मिलेगा तुम्हें, अगर ये कोफिशिएंट देखोगे इसके अंदर तो सारा सारा एनालिटिक पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट तो इसके अंदर है ही नहीं, तो अगर इसका कोफिशिएंट ढूंढेंगे तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है माइनस में जीरो आएगी, यानी कि जीरो आएगी रेजिड्यू एट इन्फिनिटी। तो अब बात सेंस बना रही है, समझ रहे हो, बोलो सारी की सारी बात समझ में आई। देखो हम क्या कह रहे हैं कि अगर रेजिड्यू एट इन्फिनिटी निकालनी है तो वो कहता है कि इस इंटीग्रल का नेगेटिव करो, या तो ये जो इंटीग्रल है इस इंटीग्रल का नेगेटिव करो। दूसरा, अगर तुम रेजिड्यू जीरो पे देखना चाहते हो, नेगेटिव क्लियर इसलिए नहीं हो रहा है, देखो नेगेटिव का क्या है, नेगेटिव में इतनी सी बात समझो कि हम जीरो के नेबरहुड में बात कर रहे हैं संजीव, जब हम जीरो के नेबरहुड में बात करने की कोशिश करते हैं तो हमने इन्वर्जन कर दिया, और इन्वर्जन जब हो जाता है तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तुम एंटी क्लॉकवाइज आ रहे थे, तुमने सब कुछ पलट दिया तो वो क्लॉकवाइज हो गई, और क्लॉकवाइज इंटीग्रल नेगेटिव होता है, मतलब उसको सीधा करने के लिए हमें उसको वापस एक बार फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया। गुड इवनिंग रोहित, मैं क्या कह रहा हूँ कि रेजिड्यू इन्फिनिटी पे ये होती है, ठीक है, और जीरो के ऊपर अगर रेजिड्यू कैलकुलेट करनी है तो हम इस फंक्शन की रेजिड्यू जीरो के ऊपर देखेंगे, हम इस फंक्शन की रेजिड्यू जीरो के ऊपर देखेंगे विद नेगेटिव साइन। अगर हमें डायरेक्टली किस पे देखनी है, इन्फिनिटी पे ही देखनी है, तो एफ जेड का जो एक्सपेंशन है उसी के अंदर हम 1/z का कोफिशिएंट देखेंगे। अब ये बात क्लियर हुई, बोलो, मुझे खुद नहीं हो रही थी, अब ये बात क्लियर हो जानी चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है, बोलो, आए ना। अब इसके बाद तुम्हारी एक थ्योरम आती है रेजिड्यू थ्योरम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रेजिड्यू थ्योरम थ्योरम का बेसिकली काम क्या है, रेजिड्यू थ्योरम का बेसिकली काम है इंटीग्रेशन कराने का ही, ठीक है, रेजिड्यू थ्योरम का बेसिकली काम क्या है, इंटीग्रेशन कराने का। कहता है कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स ऑन सी एक्सेप्ट all points except at the singularities, except at the singularities z1 z2 zn, ठीक है, भाई हमारा एफ जेड एनालिटिक है एक्सेप्ट कुछ सिंगुलैरिटीज छोड़ के, देन तो कहता है कि उस सी के ऊपर जो हमारे फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, उस सी के ऊपर जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, 2 पाई आयोटा a-1 a-2 a-n,
यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है, वेयर a माइनस वन, a माइनस टू, a माइनस वन माइनस n आर द सिंगुलैरिटीज, एट z1 z2 zn। ये सारी की सारी सिंगुलैरिटी है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर तुम इंटीग्रेशन सी का देख रहे हो एफ जेड डी जेड के ऊपर 2 पाई आयोटा, हम कह सकते हैं कि समेशन ऑफ रेजिड्यू ऑफ एफ जेड, रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू जेड आई इज इक्वल टू, या आई तो मत लिखो, आई आयोटा से कंफ्यूज हो जाएगा, जेड के इज इक्वल टू 1 से n, यानी कि सारी की सारी रेजिड्यू का सम कर दो और उसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करा दो। बस कुछ नहीं करना तुम्हें, सब पे कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला अलग अलग लगा देना है और उनको जोड़ देना है, ठीक है। रेजिड्यू एट इनफिनिटी माइनस कहाँ पे है, ये वाला। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करा रहा हूँ, जेड स्क्वायर प्लस वन ओवर जेड माइनस वन का क्यूब और जेड माइनस टू का स्क्वायर ऑन मोड जेड इज इक्वल, ये करा रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी सिंगुलैरिटी कहाँ कहाँ आ रही है, इसकी सिंगुलैरिटी कहाँ कहाँ आ रही है, इसकी सिंगुलैरिटी इस सर्कल के अंदर z इज इक्वल टू 1 पे भी आ रही है और z इज इक्वल टू 2 पे भी आ रही है। अगर हम इसकी सिंगुलैरिटी देखें तो वो 1 पे भी आ रही है और 2 पे भी आ रही है। आ रहे हैं नितेश कमेंट, हाँ ठीक है, देखते हैं। z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2 पे आ रही है, दोनों पे ही आ रही है। तो कहता है ये इंटीग्रल कितना होगा, तो वो कहता है कि कुछ नहीं होगा, ये इंटीग्रल 2 पाई आयोटा टाइम्स रेजिड्यू निकाल दो 1 के ऊपर और प्लस में रेजिड्यू निकाल दो 2 के ऊपर, इन दोनों रेजिड्यूज का जो सम होगा वही तुम्हारा क्या होगा, और 2 पाई आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो यही वो इंटीग्रल आएगा। अब रेजिड्यू क्या है, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला ही तो है, 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 2 पाई आयोटा खत्म हो जाएगा तुम्हारा। रेजिड्यू एट 1 निकालोगे तो कितनी आएगी, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 1 निकालेंगे तो वो कितनी आएगी बताओ। 1 के ऊपर अगर मैं इसकी रेजिड्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, 1 के ऊपर रेजिड्यू निकालोगे कैसे, या तो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाओ या डायरेक्ट लगाओ, लिमिट z अप्रोचेस टू 1, ये करोगे, ठीक है। 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, मतलब एक कम हो जाएगा ऑर्डर से। सेकंड 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका, इस चीज को हटा दो यहाँ से, इस चीज को हटा, अरे यार ये तो लंबा चौड़ा हो गया, ये चीज तो लंबी चौड़ी हो गई, यहाँ पे z आएगा x नहीं आएगा, तो छोटा करना पड़ेगा थोड़ा, ऐसे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो ना पावर 1 कर लो यहाँ पे, कोई क्या कर लेते हैं, पावर को यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, ठीक है। इसका क्या करना पड़ेगा हमें, एक बार सॉरी 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 ओवर जेड माइनस टू का हमें 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। कर लोगे, अभी समझ में आ गई तुम्हें बात क्या करना है, 2 बार डेरिवेटिव करके 2 बार डिवीजन रूल लगा के और z इज इक्वल टू 1 रख देना, इसके अंदर z 1 अप्रोच करा देना, ये तो रेजिड्यू आ जाएगी तुम्हारी किस पे, ये तो रेजिड्यू आ जाएगी तुम्हारी 1 के ऊपर, ठीक है। और जब यहाँ पे तुम रेजिड्यू निकालोगे, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 2, 2 के ऊपर रेजिड्यू कैसे निकलेगी, लिमिट z अप्रोचेस टू 2, 1 ओवर 2 के ऊपर निकालनी है, तो ये जो 2 वाला ये तो एक ऑर्डर का है सिंपल सा, इसमें तो कुछ करना नहीं तुम्हें, है ना। तो इसमें तो सिंपल सा क्या करना है, ये हटा दो z माइनस टू, जेड स्क्वायर प्लस 1 ओवर में z माइनस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं करना है। तो z की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, और नीचे कितना हो जाएगा 1, तो ये तो 5 आ गया। इसकी रेजिड्यू और निकल जाएगी ऊपर वाले की 2 बार डेरिवेटिव करके, इन दोनों को उठाओ और यहाँ रख दो, ये तुम्हारा इंटीग्रल हो जाएगा। समझ आई कि नहीं आई बात बताओ, ये बात समझ आई या नहीं आई, बोलो। जैसे कि मैं और क्वेश्चन कराता हूँ जिसके अंदर कम काम करना पड़े हमें, है ना, इतना डेरिवेटिव ना करना पड़े, बुक में से देख के करते हैं। देखो जैसे कि बुक्स में भी बहुत गलतियां रहती हैं। ये देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सम ऑफ रेजिड्यूज ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड ओवर, बस इसमें सम पूछा है, जेड कोस जेड एट इट्स पोल्स इनसाइड मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस, ए का है 0, बी का है 1, डी का है पाई। सर डी ट्रिपल एस पी टीजीटी के लिए मॉक शीट देते, कहाँ से दे दें यार मॉक शीट, कहीं है ही नहीं यार मॉक शीट, कहाँ से दें, कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है, कुछ नहीं है।
भावना का आंसर आया डी। मिली तुम्हें सिंगुलैरिटीज मिली? इसके अंदर दो रेडियस का सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है। दो रेडियस का सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ है? ओरिजिन के ऊपर है। ये है ना? कैसे करेंगे देखो, एक तो z इज इक्वल टू जीरो ही मिल गया, एक तो मुझे क्या मिल गया, z इज इक्वल टू जीरो ही मिल गया। ये कहाँ कहाँ पे होगा? पाई बाई टू पे, 3 पाई बाई टू पे, 5 पाई बाई टू पे, ऐसे चलता जाएगा। और -पाई बाई टू पे, -3 पाई बाई टू पे, -5 पाई बाई टू पे, इसकी जीरो यहाँ मिलेगी। पाई बाई टू कितना होगा? 1.57। और जब 1.57 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो बहुत ज़्यादा जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या होगा? माइनस का 1.57, ये सारे के सारे बाहर जाएंगे। तो दो सिंगुलैरिटी यहाँ पे भी मिलेंगी कोस वाली, एक तो 1.57 मिल जाएगा यहाँ पे, और एक -1.57 भी मिल जाएगी, है ना? तो ये सारी की सारी सिंगुलैरिटीज मिली मुझे। तो अब कैसे करेंगे? अब हम इनको कैसे करेंगे? पहले तो जीरो के ऊपर देखो, जीरो के ऊपर निकालो। जीरो तो पोल है वन ऑर्डर का, जीरो क्या है तुम्हारा? पोल है वन ऑर्डर का, तो उसमें तो कुछ नहीं करना है। लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो, साइन z ओवर कोस z निकालना है। साइन z ओवर कोस z कितना आएगा? साइन z ओवर कोस z हो जाएगा तुम्हारा टेन z, जो कि जीरो ही आ रहा है, तो इसकी तो रेजिड्यू जीरो आ रही है। z इज इक्वल टू जीरो की रेजिड्यू तो ये आ रही है ना? अब रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब ये क्या है तुम्हारी? ये असेंशियल सिंगुलैरिटी है। ये क्या है तुम्हारी? असेंशियल सिंगुलैरिटी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा। अब टेन जेड का एक्सपेंशन याद है तुम्हें? टेन जेड का एक्सपेंशन किया था हमने, हमने टेन जेड का एक्सपेंशन किया था। टेन जेड का एक्सपेंशन देखो यार, मेरे को तो मैं तो भूल गया, कल किया था, देखना पड़ेगा। एक सेकंड रुको यार। ये रहा, जेड माइनस जेड क्यूब बाई थ्री प्लस टू जेड की पावर 5/15, ये है जेड माइनस जेड प्लस जेड क्यूब बाई थ्री प्लस टू जेड की पावर 5/15, ये है। तो रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू पाई बाई टू क्या बनेगा, ये देखना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लिमिट जेड अप्रोचेस टू, वैसे एक बार इससे देखना लिमिट लगा के, पर इसको पोल कितने ऑर्डर का कंसिडर करोगे, ये भी तो बात है। पोल तो ये हमारा इनफाइनाइट ऑर्डर का हो गया, पोल तो ये हमारा किसका हो गया? इनफाइनाइट ऑर्डर का हो गया। तो इससे तो बात नहीं बनेगी, है ना? इसका डेरिवेटिव तो हमें इनफाइनाइट टाइम्स करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं निकलेगा ये। तो हमें इसका पोल निकालना कैसे पड़ेगा? इसका पोल हमें निकालना पड़ेगा, इसकी जो रेजिड्यू है वो हमें निकालनी पड़ेगी उससे, टेन जेड ओवर जेड, इससे, है ना? और टेन जेड ओवर जेड पे अगर मैं लिमिट लगा दूं, फिर मुझे एक बात बताओ कि पाई बाई टू पे और -पाई बाई टू पे सिंगुलैरिटी अलग अलग कैसे आएगी? वो कंसेप्ट कहाँ लगेगा? पाई बाई टू पे और -पाई बाई टू पे जब हम सिंगुलैरिटी निकालेंगे तो वो अलग अलग कैसे निकलेगी? मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? पाई बाई टू पे और -पाई बाई टू पे जब हम सिंगुलैरिटी निकालेंगे तो वो अलग अलग कैसे आएगी? वो तो सेम ही आनी चाहिए। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं बोल रहा हूँ, इसकी सिंगुलैरिटी पाई बाई टू पे निकलेगी कैसे? जीरो पे तो निकल गई जीरो। पाई बाई टू पे इसकी सिंगुलैरिटी हम कैसे, सॉरी सिंगुलैरिटी हो रही है बारी बारी, रेजिड्यू कैसे निकलेगी इसकी पाई बाई टू के ऊपर? नहीं मनीष, वन नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर जीरो है, इसका आंसर जीरो दिया हुआ है, वन नहीं दिया हुआ है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि पाई बाई टू के ऊपर इसकी हम रेजिड्यू निकालेंगे कैसे? अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड, तो इस सिंगुलैरिटी का हम करेंगे क्या? तो इंटीग्रेशन तो हो नहीं रहा है ना इसका। तो अगर मैं लॉरेंट सीरीज पे जाता हूँ, तो लॉरेंट सीरीज पे जाने पे पाई बाई टू और -पाई बाई टू पे फर्क क्या पड़ेगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। साइन का फर्क पड़ता कहाँ पे है? अगर रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू पाई बाई टू निकालूँ मान लो मैं, या फिर रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू -पाई बाई टू निकालूँ मैं, तो इन दोनों चीज़ों का रेजिड्यू पे असर पड़ेगा कहाँ पे पॉइंट का? क्योंकि हम इंटीग्रेशन तो कर नहीं रहे हैं इसका, 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड ओवर जेड माइनस कोस जेड डी जेड, ये तो हम कर नहीं रहे हैं, समझ रहे हो? हम फिर क्या करेंगे? हम करेंगे इसका लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन। उसके अंदर हम देखेंगे कि a-1 कितना आ रहा है, a-1 करेंगे, इसका a-1, और यहाँ पे भी करूंगा तो वही, यहाँ पे भी मैं वही a-1 निकालूंगा। मेरी बात समझ रहे हो तुम? तो उसका असर कहाँ पड़ा, ये बात तो मुझे समझ आ ही नहीं रही है, इस बात का असर पड़ेगा कहाँ पे? क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ? ये भी समस्या हो गई यार, ये क्वेश्चन भी अटक रहा है।
या तो मेरे को समझ नहीं आ रहा या ये अटक गया, एक चीज़ तो गड़बड़ हुई है। एक और क्वेश्चन करो, थोड़ा आसान सवाल करो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। पहले थोड़ा आसान क्वेश्चन करते हैं। दिक्कत हो गई। टेन जेड ओवर जेड में एल ऑर्बिटल रूल लगाकर जीरो होगा भाई, पर जीरो पे नहीं निकाल रहे ना, जीरो पे नहीं निकाल रहे हैं मोनी, इसकी आर्ग्यूमेंट हम इसकी हम निकाल रहे हैं पाई बाई टू के ऊपर ना, जीरो के ऊपर नहीं निकाल रहे, पाई बाई टू के ऊपर निकाल। तो देखना पड़ेगा इसको, एक मिनट छोड़ो, ये वाला देखो, एक सिंपल क्वेश्चन करो, इसको मैं देख के कल बताऊंगा। तो फंस रहा है। रेजिड्यू द फंक्शन, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू टू जेड ओवर जेड प्लस फोर जेड माइनस वन का स्क्वायर एट जेड इज इक्वल टू वन। ये बताओ, ए ऑप्शन है 1/5, बी ऑप्शन है तुम्हारा 2/5, सी ऑप्शन है 8/25, डी ऑप्शन है 4/20। सर जेड इज इक्वल टू टू के अंदर एफ जेड आ रहा है तो उसके अंदर एनालिटिक होगा, रेजिड्यू जीरो ही हो जाएगा। कहाँ पे, तो उसके अंदर आ रहा है ना, रेजिड्यू तो कैलकुलेट होगी, उसके अंदर एनालिटिक कहाँ हुआ मनीष? जेड इज इक्वल टू टू के अंदर सिंगुलैरिटी आ गई ना, अगर वो एनालिटिक होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर सिंगुलैरिटी तो आ गई मनीष, टू के अंदर सिंगुलैरिटी आ गई तो जीरो तो नहीं बोल सकते। इसका 1/z नहीं मिला तो जीरो, 1/z नहीं मिला तो मतलब, चलो तुम इसको, नहीं दिक्कत है इसके अंदर थोड़ा, ये वाला करो, एक आसान सवाल करो, फिर इसको देखते हैं। ये बताओ, रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू टू जेड ओवर जेड प्लस फोर इंटू जेड माइनस वन का होल स्क्वायर एट जेड इज इक्वल टू वन। नहीं भावना, ये तो सीधा कर दिया, ये तो दो ऑर्डर का पोल है, वन ऑर्डर का पोल नहीं है, ये सिंपल पोल नहीं है, ये टू ऑर्डर का पोल है। तो दो ऑर्डर का अगर पोल है तो उसकी रेसिड्यू कैसे निकालोगे? रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू वन, दो ऑर्डर का पोल है, एक ऑर्डर का पोल नहीं है। लिमिट जेड अप्रोचेस टू वन, दो ऑर्डर का है तो क्या करोगे, वन ओवर वन फैक्टोरियल, एक बार डेरिवेटिव करेंगे किसका, इसको हटा दो, टू जेड ओवर जेड प्लस फोर का, इसका एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जब इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, जेड प्लस फोर का होल स्क्वायर, टू तो बाहर आ जाएगा, जेड प्लस फोर एज इट इज, यहाँ पे जेड का हो जाएगा वन, माइनस में जेड एज इट इज और जेड प्लस फोर का हो जाएगा वन, तो जेड से जेड तो कट जाएगा, तो लिमिट जेड अप्रोचेस टू वन, ये ऊपर हो जाएगा तुम्हारा फोर और नीचे हो जाएगा जेड प्लस फोर का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर वन रखोगे तो कितना हो जाएगा, टू इंटू में फोर ओवर फाइव का स्क्वायर, 8/25 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आसान है, इसमें कोई समस्या नहीं है। वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी का है, उसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई, उसको देखेंगे हम। जैसे कि ये है, ये बताओ सिंपल सा है, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब ओवर जेड माइनस वन की पावर फोर जेड माइनस टू इंटू जेड माइनस थ्री एट जेड इज इक्वल टू, बताओ इसकी रेजिड्यू बताओ थ्री के ऊपर, ये तो एकदम डायरेक्ट सवाल है। 101/16, बी -8, सी 27/16 और डी 0। बोलो, बताओ। सिंपल पोल है, सिंपल पोल में तो कुछ टेंशन ही नहीं है, सिंपल पोल में तो कोई टेंशन ही नहीं है। द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू टू, वेयर एफ जेड दिया हुआ है तुम्हें e रेज टू द पावर माइनस जेड ओवर जेड माइनस टू पावर पहला बाई सिक्स स्क्वायर बाई सिक्स माइनस का 1/6 स्क्वायर, चौथा 1/6 स्क्वायर। सिंपल पोल है, सिंपल पोल में तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल पोल में तो ये हटा दो, इसकी सिंगुलैरिटी है, और बाकी सबकी जगह क्या रख दो, जो भी जेड की वैल्यू दी हुई है, तो इसको हटाओ और तीन रख दो, तो तीन का क्यूब, नीचे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 1, 27/16 हो गया। तो कुछ करना ही नहीं, तो सिंपली कितना हो गया, 27/16 हो गया। ठीक है, सिंपल पोल में कोई टेंशन नहीं है, सिंपल पोल में क्या करना है, जीरो ऑर्डर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव तो करना ही नहीं, बस ये फैक्टर हटाना है और बाकी जो जगह बच गई उसके अंदर जेड की वैल्यू 3 रख दो। ठीक है, ये देखो, ये पोल कितने ऑर्डर का है, ये 4 ऑर्डर का पोल है,
ये कितने ऑर्डर का पोल है, 4 ऑर्डर का पोल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, लिमिट z अप्रोचेस टू 2, लिमिट z अप्रोचेस टू 2, ये कितना हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल, और इसका थर्ड 3 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 3 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा e रेज टू द पावर माइनस z का। ये वाला फैक्टर खत्म करके देखो फंक्शन क्या बन रहा है, e रेज टू द पावर माइनस z। अब e रेज टू द पावर माइनस z का 3 बार डेरिवेटिव करोगे, तो जब एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो e रेज टू द पावर माइनस z का माइनस, ये तो हो गया पहली बार। दूसरी बार डेरिवेटिव करोगे तो e रेज टू द पावर माइनस z, फिर +1 हो जाएगा, एक बार और करोगे e रेज टू द पावर माइनस z, और एक बार आ जाएगा एक बार और माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू 2 1/3 फैक्टोरियल e रेज टू द पावर माइनस z, z की जगह पर 2 रख दो, ये हो जाएगा e रेज टू द पावर -2/6, तो कितना हो गया 1/6 e स्क्वायर, 1/6 e स्क्वायर, इसका रेसिड्यू आ गया है ना। इनमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ये तुम्हें ये बात समझ आई होगी। तो चलो उस क्वेश्चन को मैं कल कराऊंगा, आते ही मैं खुद करके देखूंगा उसको बैठ के, उसमें क्या समस्या आई, कहाँ पे मैं अटका, कल देखते हैं। टाइम हो गया आज हमारा ज़्यादा ही हो गया, तो अब मिलेंगे हम कल, ठीक है। चलो तो बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंप्लीट हो गया, कल से नया कुछ देखते हैं ना, कल से कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे और कल मिलते हैं। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू टुमारो।